एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल क्यूट मॉक यानी CUET मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, एंड हम पढ़ रहे हैं द चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। आज हम इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं एंड जिसके अंदर हम चैप्टर खत्म कर लेंगे। द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी एंड पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, कि जो इंडिया में इमरजेंसी इंपोज होती है उससे हमने क्या क्या लेसन सीखे एंड उसके बाद से जो कंट्री की पॉलिटिक्स होती है, जो दोबारा फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि नेक्स्ट कौन से लीडर हैं जो पावर में आते हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो हैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं जो मैं आपसे बताना के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि ये भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान ही DK बरुआ जो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिमिलरली ये जो आपको अपने स्क्रीन पे लेफ्ट एंड राइट साइड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट्स दिख रही है, डेथ ऑफ DEM Ocracy, that is democracy, mourned by his wife T. Ruth, that is truth, and his son Liberty, that is liberty, and his daughters Faith, Hope and Justice। तो ये एक नॉर्मली एडवर्टीजमेंट है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, पब्लिश हुआ था, जो हाईलाइट कर रहा था कि किस तरह इमरजेंसी के दौरान जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है डेमोक्रेसी की, ट्रूथ, लिबर्टी, जस्टिस, फेथ, होप, इन सब का मर्डर हो रहा है। एंड सिमिलरली एक और एडवर्टीजमेंट जो द टाइम्स लंदन में पब्लिश हुई थी ऑन 15 अगस्त 1975, दैट वाज टुडे इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, डोंट लेट द लाइट्स गो आउट ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फ्री JP कैंपेन के तहत ये जो है एडवर्टीजमेंट ये द टाइम्स लंदन में पब्लिश करा गया था। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं हम टॉपिक की, दैट इज द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। हमारा इमरजेंसी जब 1975 में इंदिरा गांधी लगाती है, उस टाइम पर कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया में कभी नहीं हुई थी। इंडिया में कभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर इमरजेंसी नहीं लगी थी। उसके पहले इंडिया में 2 बार ही इमरजेंसी लगी थी, लेकिन वो कब लगी थी? वो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी थी, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर आती थी, इंटरनल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी थी। पहली बारी जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी तब इंडो चाइना वॉर चल रहा था 1962 में। सेकेंड टाइम जब 1971 में लगी थी तो उस टाइम पर इंडिया एंड पाकिस्तान वाला जो वॉर चल रहा था वो चल रहा था। थर्ड टाइम जो इमरजेंसी लगती है, एट दैट टाइम ना कोई वॉर था ना कोई और कंडीशन था, इट वाज सोनली कि इंदिरा गांधी को अपनी सीट बचानी थी, क्योंकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वो एक MP नहीं थी। उन्होंने माल प्रैक्टिसेस कुछ फॉलो करे थे एट द टाइम ऑफ अर इलेक्शन फॉर द 1971 इलेक्शंस, जिसके वजह से उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ती। तो उस वजह से उन्होंने इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगाया था एंड कभी इस ग्राउंड पे इमरजेंसी नहीं लगा था। जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के अंदर अपने पावर्स को मिसयूज करा, उसको देखकर कई सारे सबक भारत ने सीखे, भारत के लोगों ने सीखे, एंड उन्हीं लेसन्स को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी से हमें जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ जो इंडियन डेमोक्रेसी की है वो समझ में आ गई। एंड इससे ये पता चला कि इंडिया जो है इमरजेंसी के दौरान तो इंडिया की डेमोक्रेसी का बहुत बुरा हाल हो रखा था, बट जब 1977 में ये हमारा इमरजेंसी फाइनली खत्म होता है तो उसके बाद से जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आता है वो बहुत स्मूथ होता है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट अपनी पहले जैसे रूप में डेमोक्रेटिकली वर्क करने लग जाती है, जिससे ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी के बिना शासन नहीं हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल आर फॉन्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। सेकेंड, इट ब्रॉट आउट सम ऑफ द एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अभी जस्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करके हटे हैं, लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करके हटे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंटरनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड था वो क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस का। ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था वो क्या डिस्टर्बेंस है वो नहीं पता। क्या पता किसी के लिए एक गाना, एक साउंड जो हो गया, एक म्यूजिक जो हो गया वो एक प्लेजेंट चीज़ है, लेकिन अगले इंसान के लिए जो इस टाइम पर कंसंट्रेट कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए वो एक डिस्टर्बेंस की चीज़ हो गई। ये जो डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सबके लिए डिस्टर्बेंस का मतलब अलग है। तो क्या हर कोई प्राइम मिनिस्टर, हर कोई लीडर सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस का उठाकर उसके बेस पे
कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है। अगर ऐसा होने लग गया फिर तो आगे की जितनी भी सरकार है वो ऐसी मनमानी करेगी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर वो पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया करेगी। इसलिए क्या डिसाइड करा कि एक अमेंडमेंट के थ्रू जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड है इमरजेंसी लगाने का वो चेंज करा गया एंड उसकी जगह वर्ड ऐड करा गया आर्म्ड रेबेलियन का। उसके बाद से इंडिया के अंदर कभी इमरजेंसी नहीं लगी, लेकिन अगर इमरजेंसी लग सकती है तो इंटरनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगेगी? ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, दैट इज कि जो लोग हैं भारत के वो शस्त्र के साथ रिबेल कर रहे हैं एंड तब गवर्नमेंट किसी फियर में किसी थ्रेट में आकर इंटरनल इमरजेंसी लगा सकती है। और दूसरा ये भी चीज़ इस पॉइंट पे क्लियर करा गया कि अब जो भी इमरजेंसी की घोषणा है तो इमरजेंसी जो लगाने का जो नोटिफिकेशन जाना है हमारे प्रेसिडेंट के पास वो प्राइम मिनिस्टर खुद अकेले नहीं भेज सकता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको लिख कर साइन करके रिटन फॉर्म में भेजना पड़ेगा। इट इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर बट इट इज़ द कैबिनेट जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगी फॉर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। ये हुआ हमारा सेकेंड लेसन। एंड द थर्ड लेसन इज कि इमरजेंसी से सबको अपने जो सिविल राइट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा पता लगा कि हमारे सिविल राइट्स, हमारे जो बेसिक कुछ अधिकार हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड जो हमारी जुडिशरी है वो भी उसके बाद से ज़्यादा एक्टिव होगी लोगों के सिविल राइट्स बचाने के लिए, जो कि हमें इमरजेंसी के दौरान देखने को मिला था कि 1975 में जो 38th अमेंडमेंट पास हुआ था उसने कह दिया था कि जो इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी है वो जुडिशियल रिव्यू से बच के बाहर रहेगा। यानी अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने या तो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है कंट्री में तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जजमेंट नहीं दे सकती है, वो उस डिसीजन को कैंसिल नहीं कर सकती है। दैट वाज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बट आगे 44th अमेंडमेंट के थ्रू सबसे पहले ये पावर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास दी जाती है कि वो इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी का जो डिसीजन है इसको भी जुडिशियल रिव्यू के कस्टडी के अंदर आप पहले दोबारा लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की पूरी कार्यवाही कर सकता है। सिमिलरली इस दौरान जो हाई कोर्ट से हीबियस कॉर्पस जो रिट्स इशू करने की जो पावर थी वो सारे जो पावर्स ले लिए गए थे वो सारे पावर्स भी रिस्टोर कराए जाते हैं। एंड ये चीज़ क्लियर कर देती है सुप्रीम कोर्ट कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इवन अगर इमरजेंसी भी लगी है तो उसके अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसका एक एसेंशियल पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स भी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इवन इफ the country is undergoing through the period of emergency, इस दौरान भी आप अगर कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ जो बेसिक आर्टिकल्स है फीचर्स है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द इमरजेंसी। ऑल राइट, नेक्स्ट इमरजेंसी के दौरान दो और इश्यूज, दो और क्वेश्चंस हमें उस दौरान देखने को मिलते हैं जो लोगों के मन में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एंड बैक टू बैक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या ये प्रोटेस्ट करना सही है सरकार के खिलाफ? क्योंकि इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में सरकार का बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज डाइवर्ट होता है, रादर एक पॉइंट पर वेस्ट होता है। सो इज इट राइट कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है जिससे गवर्नमेंट की रेगुलर फंक्शनिंग डिसरप्ट होती है वो इसी स्केल पर एंड बिना किसी रोक टोक के अलाउ करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि जो इमरजेंसी हुई जो एक्चुअली इंप्लीमेंट हुई, जो उसके जो भी लॉज बन रहे थे, रूल्स बन रहे थे, उनको फॉलो कौन करवा रहा था? जो इंडियन आर्मी है, इंडियन पुलिस है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उनका ये काम था, ब्यूरोक्रेसी का काम था कि वो ये देखे कि जो भी लॉज इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट बना रही है वो फॉलो किए जाए। अब वो कितने ही सेंसलेस लॉज क्यों ना हो कि फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध यूज़ करा जा रहा है एंड जो हमारे पुलिस वगैरह है वो इस चीज़ पे एक पॉइंट पे भी झिझक नहीं रहे, सरकार को क्वेश्चन नहीं कर रही है कि हम इतना ज़्यादा अरेस्ट कर क्यों रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो एक्चुअल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करा जा रहा था वो कर रहे थे हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हो गए या तो जो हमारे बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए वो, तो क्या ये सही है कि वो अपनी सीट बचाने के लिए कि वो अपनी जॉब बचा सके बेसिकली, तो वो सरकार के जो इमोरल डिसीजंस हैं उनको भी फॉलो करे एंड उनको भी इम्प्लीमेंट करे? जो शाह कमीशन बनी थी, जनता पार्टी ने एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था शाह कमीशन एंड शाह कमीशन वाज हेडेड बाय जस्टिस जेसी शाह। तो शाह कमीशन को हमारा हेड कौन कर रहे थे? जस्टिस जेसी शाह। एंड जब उन्होंने अपना
इमरजेंसी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी, उन्होंने उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स लिखे। सो इन दैट ही मेंशन कि ऐसे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स थे जो ये बात मानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे एक्सेसेस हुए, बहुत सारे फालतू चीज़ें हुई। कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को पता था कि ये जो डिसीजन जो ऊपर से एक रूल आया है फॉलो करवाने को, वो वैलिड नहीं है, वो जस्ट नहीं है, बट सिर्फ क्योंकि वो सरकार को नाखुश नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये इमोरल एक्ट्स को भी फॉलो करा। जस्टिस जेसी शाह ने जो अपना रिपोर्ट बनाया था, शाह कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने बेसिकली इस इमरजेंसी को गलत ठहराया था एंड उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी ने इस दौरान बहुत सारी नेगेटिव चीजें करी, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बना था दैट वाज द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, वो मेजरली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात हुए थे, उनका बहुत ज़्यादा नाम खराब हुआ था कि उन्होंने फोर्सफुली नॉर्थ इंडियन रीजन में, स्पेसिफिकली अगर दिल्ली वगैरह के रीजन की बात करें, सो वहाँ पे उन्होंने कई सारे लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया था। बेसिकली इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया की पॉपुलेशन को कम करने का, कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी जाए। सो इस दौरान, इमरजेंसी के पीरियड के दौरान, लगभग 8 से 10 मिलियन लोगों की दिल्ली वाले रीजन में, नॉर्थ इंडियन रीजन में फोर्स स्टेरिलाइजेशन करी गई थी एंड लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, कुछ लोगों को रिवॉर्ड भी करा गया था। सो ये जो डिसीजन था फोर्स स्टेरिलाइजेशन का, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे एंड जेसी शाह की ये जो रिपोर्ट थी, शाह कमीशन की रिपोर्ट, उसके अंदर इसको क्वेश्चन करा गया था कि वो जो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ रखी थी इमरजेंसी के दौरान डिसीजंस लेने की। ऑल राइट, so now let us discuss the next topic of the lecture, that is politics after emergency. So 1977 जनवरी के अराउंड नेक्स्ट इलेक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर करे जाते हैं एंड इस दौरान जितनी भी हमारी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो सारे इकट्ठे होते हैं एंड एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम बनता है द जनता पार्टी। जो जनता पार्टी है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती 1977 का ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। वो इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम बना देते हैं पब्लिक के आगे कि इफ़ यू अप्रूव ऑफ द इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी तो आप ज़रूर कांग्रेस आर को वोट करिए, लेकिन अगर आप इस इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं सो आप जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, वो पावर में आए, जो कि कांग्रेस ने अपने पावर को का मिसयूज करा है, लोगों के साथ गलत करा है। सो यू शुड नॉट वोट फॉर कांग्रेस आर, दैट इज कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, जो इंदिरा गांधी की पार्टी है। अब जनवरी के मंथ में फ्रेश इलेक्शंस डिसाइड करे गए थे, मार्च के महीने में ये जो इलेक्शंस है ये होने थे। इस दौरान भले ऑपोजिशन के पास कम टाइम था ज़्यादा कुछ प्लान करने का, उनके पास मौका नहीं था, ऑलरेडी इनके कई सारे लीडर्स जेल में थे, बट हमें ऑलरेडी 1967 के इलेक्शन से देखने को मिल गया था कि एक एक करके नॉन कांग्रेस पार्टीज जो हैं वो इकट्ठे आने लग गई है, चाहे वो 1967 का नॉन कांग्रेसिज्म हो, चाहे वो 1971 का संयुक्त विधायक दल हो, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि नॉन कांग्रेस पार्टीज, नॉन कांग्रेस लीडर्स जो है वो आपस में टच में आने लग गए। सो 1977 के इलेक्शंस में सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज के लीडर्स इकट्ठे होते हैं, वो जनता पार्टी जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनाते हैं एंड इस पार्टी के लीडर बनते हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले करा, इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव उन्हें उस टाइम पर माना जा रहा था, बट जयप्रकाश नारायण ने 1955 के अंदर ही एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। सो ही वाज नॉट विलिंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये जो जनता पार्टी है वो बेसिकली सभी नॉन कांग्रेस लीडर्स जो थे उनसे एक पार्टी तैयार होती है और वो अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं 1977 के। सिमिलरली कई सारे कांग्रेस के अंदर लीडर्स थे, कांग्रेस आर के ही अंदर, इंदिरा गांधी के पार्टी के अंदर, जो उनके इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करते थे, वो उसके अगेंस्ट थे। तो वो सारे लीडर्स भी सेपरेट होकर एक पार्टी बनाते हैं। उनके मेन लीडर कौन होते हैं? जगजीवन राम। सो जगजीवन राम के अंदर एक पार्टी बनती है, उसका नाम पड़ता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बट अल्टीमेटली आगे जाके ये पार्टी भी जनता पार्टी से ही मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। सो ओवरऑल कांग्रेस के अंदर के कुछ जो लीडर्स हैं वो भी निकल के बाहर आ गए, जितने नॉन कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी इकट्ठे मिलकर जनता पार्टी बनाते हैं एंड इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो इस इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन होता है उसमें जनता पार्टी बढ़ चढ़कर कैंपेन के अंदर बोलती है कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे एक्सेसेस हुए, नेगेटिव चीज़ें हुई है, फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ है
एंड हम अगर पावर में आएंगे तो हम प्रॉपर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। एंड उन्होंने ये भी इस इलेक्शन में इंश्योर करा कि जो भी उनके नॉन कांग्रेस वोट्स है वो बटे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक दो दो लीडर्स ही खड़ाए कि ताकि उनके लीडर्स आसानी से जीत जाए इस इलेक्शन में। एंड अल्टीमेटली होता भी यही है कि जब इलेक्शन होता है, जब रिजल्ट आता है, सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि इंदिरा गांधी की पार्टी बहुत बुरी तरह हारती है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस जो है वो पावर में नहीं आ पाती है, वो मेजॉरिटी नहीं सिक्योर कर पाती है। इट वाज ओनली एबल टू विन 154 सीट्स इन द लोकसभा आउट ऑफ 542 एंड जो वही जनता पार्टी एंड अलाइज थे उनके 330 सीट्स आते हैं आउट ऑफ 542, जिनमें से जनता पार्टी के खुद 295 सीट्स होते हैं, जिसके बेस पर जनता पार्टी के पास खुद एक मेजॉरिटी होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने की। सो जनता पार्टी ये इलेक्शन जो है वो जीतती है, 295 सीट्स खुद के दम पर पा जाती है 542 में से। एंड मेजरली जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हो गए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ऐसे स्टेट्स के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं जीत पाती है, हर जगह कांग्रेस की हार होती है। इवन इंदिरा गांधी रायबरेली से जो उनकी इंपॉर्टेंट सीट है वो वहां से हार जाती है, उनके सन संजय गांधी वो भी अमेठी से हार जाते हैं। एंड ये तो इनके एंसेस्ट्रल वो थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहां से जब भी लड़ते थे तो जीतते ही जीतते थे। सो नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो गया था। बट वही अगर हम साउथ इंडिया या कुछ नीचे सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो कांग्रेस है, यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस को वोट्स मिले थे। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, कई सारे सदर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पे कांग्रेस वॉज एबल टू विन अ लॉट ऑफ सीट्स। तभी करके कांग्रेस 154 सीट्स कहीं ना कहीं पा पाती है। मेनली क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया कांग्रेस को वोट करते हैं। नॉर्थ इंडिया का वोट एज सच कांग्रेस को क्यों नहीं आता है इस इलेक्शन में? सो उसका रीजन ये है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इमरजेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांगली फील करी गई थी, यहाँ पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई थी लोगों की, यहाँ के लीडर्स को ज्यादातर जेल में डाला गया था, यहाँ पे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हुआ था, जिसके वजह से नॉर्थ इंडियन पीपल वर नॉट हैप्पी विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ऑल्सो इस दौरान जो हमारे मिडिल कास्ट थे, ठीक है, जो मिडिल कास्ट थे वो कांग्रेस से ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे एंड वो भी सेपरेट होने लग गए थे। उनका वोट भी किसके पास जाता है? जनता पार्टी के ही पास जाता है, ठीक है। फिर जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, मतलब जब जनता पार्टी जीत जाती है इलेक्शन 1977 में, तो अब होता है कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। सो नॉट 1 और 2 बट देयर वर 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स इन द जनता पार्टी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के रेस में आगे थे। कौन कौन से थे वो लीडर्स, एक बारी मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहले लीडर थे हमारे मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये इंदिरा गांधी के राइवल थे, कब से? 1967 से ही राइवल थे कि 1967 में जब शास्त्री जी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना होता है, जो कि उनकी सडन डेथ हो जाती है, तो सिंडिकेट्स मोरारजी देसाई को ना बनाकर इंदिरा गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो वहीं से इनके बीच में एक टजल दिखाई देता है हमें। सो मोरारजी देसाई वाज अ फ्रीडम फाइटर, उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी एंड प्रमोटेड खादी, नेचुरोपैथी एंड प्रोहिबिशन, यानी अल्कोहल के कंजम्पशन या सेल के अगेंस्ट थे। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर दीज प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी? खादी, नेचुरोपैथी एंड प्रोहिबिशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट एंड ही ऑल्सो हेल्ड मेनी अदर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस। इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 67 से 69। कब? जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, तो उस टाइम पर ये इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। एंड इन्होंने जब कांग्रेस का स्प्लिट आया तो इन्होंने कांग्रेस ओ पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है उसको ज्वाइन करा। एंड अल्टीमेटली जब जनता पार्टी की सरकार, जब जनता पार्टी पावर में आती है, सो ये जो है आउट ऑफ द 3 लीडर्स इनको चूज करा जाता है टू लीड द जनता पार्टी गवर्नमेंट। सो ही बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू 79। ये जनता पार्टी को लीड करते हैं एंड इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। सो चौधरी चरण सिंह है, वो भी जनता पार्टी के अंदर एक
अलग से उम्मीदवार थे जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे एंड इनके कई सारे सपोर्टर्स भी थे। सो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जुलाई 1979 टू जनवरी 1980। इसकी स्टोरी क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूं, बट बेसिकली अभी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। सो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, यूपी से बिलोंग करते थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द फार्मर्स। इसी करके 23 दिसंबर को हम नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं एंड ये जो 23 दिसंबर वो कौन सा डेट है, वो चौधरी चरण सिंह का ही बर्थ डेट है। सो ऑन 23 दिसंबर वी सेलिब्रेट नेशनल फार्मर्स डे। किस लीडर का बर्थ होता है इस डेट को? सो इट इज चौधरी चरण सिंह। इन्होंने फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करा है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दैट टू नॉट वंस बट ट्वाइस, वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर्स ऑफ जनता पार्टी एंड जब मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 से 79 के दौरान, सो उस दौरान चौधरी चरण सिंह एंड जगजीवन राम इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो ये चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे 1977 से 79 एंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 79 से 80 के बीच में, ठीक है। प्लस एक और क्या है इनका कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द लोकदल पार्टी, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है कि ये कैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो बेसिकली जो हमारी जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो ये तीनों लीडर्स थे इनमें आपस में अच्छी बनती नहीं थी। मोरारजी देसाई अगर प्राइम मिनिस्टर है तो जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स है चौधरी चरण सिंह एंड जगजीवन राम, ये डेप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बनना चाहते नहीं थे, भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। सो इनके आपस में क्लैशेस होते रहते थे। एक पॉइंट पर क्या होता है कि 1979 के अंदर जनता पार्टी के अंदर ही स्प्लिट आ जाती है एंड जनता पार्टी अलग हो जाती है। उसके अंदर जो स्प्लिट आती है तो एक होती है जनता पार्टी और एक बन जाती है जनता पार्टी सेक्युलर। सो चौधरी चरण सिंह को उस टाइम पर कुछ, अब बेसिकली मोरारजी देसाई की जो मेजॉरिटी थी वो लोकसभा में खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि जनता पार्टी में स्प्लिट आ गया, जिस तरह पहले 1969 में कांग्रेस के अंदर स्प्लिट आया था। लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट मिल गया था, तो इसलिए वो तब भी गवर्नमेंट लास्ट कर गई। वो तो इंदिरा गांधी ने बाद में फ्रेश इलेक्शंस करवा दी है। लेकिन यहाँ पे मोरारजी देसाई को जब ये स्प्लिट आ जाती है पार्टी में 1979 में तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिस करके चौधरी चरण सिंह बोलते हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा एंड वो जुलाई में अपना प्रस्ताव रख देते हैं कि आई विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। एंड उनको उस टाइम पर सपोर्ट करने के लिए कौन पंप देता है, कौन आगे पीछे से बढ़ावा देता है, तो कुछ सोशलिस्ट पार्टी होगी एंड इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी वो भी सपोर्ट करती कि हाँ आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनिए, हम आपको पीछे सपोर्ट करेंगे, आप मेजोरिटी प्रूव कर लेंगे। लेकिन जब मेन समय आता है जनवरी के अंदर, जब फ्लोर टेस्ट होना है, जिस टाइम पर चेक करना है कि हाँ कितने एमपीज जो हैं वो चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट करते हैं टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी मेजॉरिटी जब उनको सिद्ध करनी होती है, उसके 2 दिन पहले ही कांग्रेस, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जिसकी वजह से चौधरी चरण सिंह को रिजाइन करना पड़ता है एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को एड्रेस ही नहीं करा, हु नेवर फेस द पार्लियामेंट। एंड फ्रेश इलेक्शंस अब कंडक्ट कराए जाते हैं 1980 में, तो दोबारा कांग्रेस ही पावर में आ जाती है, इंदिरा गांधी वाली। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं थर्ड लीडर के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट कैंडिडेट थे टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब जनता पार्टी पावर में आती है। सो द थर्ड लीडर इज जगजीवन राम एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस लीडर थे। इंडिया के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फ्रॉम 1977 टू 79 एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे एंड ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन, इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट थे 1952 से अपने डेथ तक, दैट इज टिल 1986। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें जगजीवन राम की, सो जो इंडिया का पहला मिनिस्ट्री बनती है, जो फर्स्ट मिनिस्ट्री बनती है, उसके अंदर ये लेबर मिनिस्टर थे इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था एंड ही वाज नोन फॉर हिज वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। ऑलराइट, सो जगजीवन राम हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट कैंडिडेट थे टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर जब जनता पार्टी 1977 में पावर में आती है। ऑलराइट, सो ये जो अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े ना, इनके अंदर से आपसे PYQs पूछे गए। बेसिकली आपके पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है CUET UG एग्जाम के, उनमें से कई सारे क्वेश्चंस आए, जिनमें से 2 मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वन इज हु वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1967 टू 69 इन इंडिया।
सो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1967-69 के बीच में। एंड नेक्स्ट ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको आया था 2023 में ऑन 31 में स्लॉट 3। The three contenders for the post of Prime Minister during the Janata Party government in 1977 were all of them except one। इनमें से कौन से एक नहीं थे? तो जीवन राम हमने पढ़ लिया, मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ लिया, चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ लिया, एन संजीव रेड्डी जो हैं वो नहीं थे, ठीक है। रादर इस टाइम पर ये इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं एन संजीव रेड्डी, सो वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तो पार्ट ही नहीं थे, ठीक है। सो जब चौधरी चरण सिंह भी अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाते तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इंडिया के अंदर फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करे जाते हैं। एंड 1980 में इंडिया के अंदर जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं, सो इस टाइम पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसका नाम चेंज हो चुका था। बेसिकली 1978 में ही जो हमारी कांग्रेस आर होती थी वो कांग्रेस आई बन गई थी, वो कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा बन गई थी। एंड जब इलेक्शन होते हैं 1980 के, तो इस टाइम पर कांग्रेस आई जो पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एंड इट वाज एबल टू विन 353 सीट्स, ठीक है। वही अगर हम बात करें जनता पार्टी की, तो जनता पार्टी के अंदर तो भाई स्प्लिट आ गया था। एक जनता पार्टी थी जो बेसिकली 31 सीट्स ही जीत पाती है, ये जो ओरिजिनल जनता पार्टी थी। एंड ये मोरारजी देसाई को अपना प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट दिखा रही थी, ये हार्डली 31 सीट्स जीत पाती है। वही चरण सिंह की जो जनता पार्टी थी उसका नाम पड़ गया था जनता पार्टी सेक्युलर, तो वो भी बस 41 सीट्स ही जीत पाती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कौन दोबारा बनाता है? कांग्रेस आई। इंदिरा गांधी जो है वो दोबारा पावर में आती हैं 1980 में एंड बड़े आसानी से वो ये इलेक्शन बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाती है। एंड इस इलेक्शन से हमें ये लेसन मिलता है कि इंडिया के अंदर जो पार्टी खुद में सक्षम नहीं है, जो आपस में ही लड़ती रहेंगी, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। जिस जनता ने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह 2 साल पहले हराया, उसी जनता ने दोबारा कांग्रेस को बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया। सो दिस वाज अ लेसन कि इंडिया के अंदर जो पार्टी ढंग से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाएगी, आपस में मिलजुल के नहीं रह पाएगी, अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो जनता कभी भी उनको आगे सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इन योर एनसीईआरटी आप पेज 107 पे ऐसे बहुत सारे कार्टून्स देख सकते हैं। इन कार्टून्स के जो क्रिएटर हैं, ये कहाँ पे पब्लिश हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये भी आपसे सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ये जो कार्टून्स है वो क्या चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह जनता पार्टी जो है वो खुद अपने डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि वो 2-3 साल जो उनको मौका मिलता है इंडिया में एक अच्छी गवर्नमेंट लाने का, वो उसको आपस में लड़ झगड़ के उस टाइम को वेस्ट करते, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट इलेक्शंस होता है इंडिया में तो जनता पार्टी को पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है एंड दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पावर में आ जाती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करी थी इन 1975 एंड उसके बाद से इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आते हैं। ये जो टाइम पीरियड था इंडिया का 1975 से 1980 के अराउंड, इट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो कि इस दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके वजह से कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखने को मिला, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। सो इसलिए इस पीरियड को द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी कहते हैं। एंड इसी दौरान हमें एक एक करके ये देखने को मिला कि जो हमारे मिडिल कास्ट है, जो हमारे कुछ बैकवर्ड क्लास है, वो जो है वो कांग्रेस से अलग हो रहे हैं एंड वो पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। जनता पार्टी ने ही अपने सरकार जब उनकी थी तो उन्होंने मंडल कमीशन अपॉइंट करा था, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी इंडिया में पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है, उनकी कंडीशन को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। सो इसी पीरियड के अराउंड हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ओबीसीज है वो किक करके इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो मिडिल क्लास है उनका भी रोल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हमने क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में अच्छे से पढ़ा। एक बारी जल्दी से हम लास्ट लेक्चर के जो होमवर्क है उनको डिस्कस कर लेते हैं।
आपको पिछले लेक्चर में मैंने होमवर्क दिए थे 2 क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच स्टेटमेंट अबाउट लोकनायक जयप्रकाश नारायण इज इनकरेक्ट। सो इनमें से फर्स्ट 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट इज ही सर्व्ड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन नेहरूज गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था एज अ मिनिस्टीरियल पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ नेहरू। ऑलराइट, next question is when did the cabinet receive information about the arrests and the imposition of emergency? So it was in a special meeting at 6 AM on 26 June 1975 जब इंदिरा गांधी के कैबिनेट को पता लगा था कि इमरजेंसी लगा दी गई है, जो कि उस टाइम तक ये प्रोविजन नहीं होता था कि कैबिनेट बोलेगी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए। इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को बोला था इमरजेंसी लगाने को, एंड इसके बारे में खबर 26 जून 1975 को ही कैबिनेट को सुबह 6 बजे जो मीटिंग हुई थी उसमें पता लगा था। ऑलराइट, सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीयूईटी एग्जाम के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।